वेलकम फ्रेंड्स, मैं गौरव मिगलानी आपके सामने 11th क्लास की अकाउंटेंसी वीडियो नंबर है हमारा 19 नंबर ये वीडियो है। हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमारा ये वीडियो नंबर 4 है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की पहले 3 वीडियोस आपके इसी YouTube चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा 6th प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादिता का सिद्धांत। रूढ़िवादिता का सिद्धांत मतलब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि इफ यू नो द एंटिसिपेटेड लॉसेस ऑफ द फ्यूचर रिकॉर्ड इट। अगर आपको फ्यूचर में होने वाले किसी भी नुकसान के बारे में आज ही पता है तो उसको आपको रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको पता है कि 3 महीने के बाद मेरा ये नुकसान होने वाला है, तो आपको बिजनेस में क्या करना होता है? उसको आज ही रिकॉर्ड करना होता है, उसको आज ही लॉस मानकर चलना पड़ता है, उसका प्रोविजन आपको आज ही बना लेना होता है। पर ये प्रिंसिपल ये बात नहीं कहता कि अगर आपको पता है कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है तो प्रॉफिट को भी आज ही लिख लो। नो, फ्यूचर में अगर आपको प्रॉफिट होने वाला है 5 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको पता है कि मुझे कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो आपको उस प्रॉफिट के बारे में नहीं लिखना है। आपको सिर्फ किसके बारे में लिखना है? एंटीसिपेटेड लॉस। आपको अपने लॉस के बारे में अगर पहले से पता है तो लिख लो। होने वाले प्रॉफिट के बारे में पहले से पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। पता चला कि आपने उस प्रॉफिट को लिख लिया और जिस वक्त प्रॉफिट होने वाला था प्रॉफिट भी नहीं हुआ और इसके बदले में लॉस भी हो गया, तब हमारा क्या होगा? डबल लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास कुछ गोडाउन में गुड्स रखी हैं। कितने वैल्यू की हैं वो? 10,000 की हैं वो। हमारे लिए उसकी वैल्यू है 10,000। मार्केट के अंदर वो कितने में सेल करने के लिए तैयार है? मार्केट में उसकी वैल्यू है 15,000। पर हमको अपने बिजनेस में कितने पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 10,000 के ऊपर। हमको अपने बिजनेस में कितने पे रिकॉर्ड करना है? 10,000 पे। 15,000 में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 15,000 रुपए में रिकॉर्ड कर भी लिया। 15,000 रुपए में अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया और मान लो फ्यूचर में वो 15,000 की ना बिकी, वो 10,000 की बिकी, तो क्या होगा? फिर आपको फिर से लॉस लिखना पड़ेगा, फिर आपका डबल लॉस हो जाएगा, है ना? तो आपको क्या करना है? फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के बारे में नहीं लिखना है। सिर्फ फ्यूचर के बारे में अगर आपके पास लॉसेस हैं, इंफॉर्मेशन है आपको, तो उसको रिकॉर्ड करना आज से स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम गुड्स बेचते हैं उधार पर। अब जनरली बिजनेस में ये बात होती ही है, हम जितने भी लोगों को अच्छा मान लें पर हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग हमारे बिजनेस में ऐसे होते भी हैं जो हमको पैसे लौटाते नहीं है, टाइम से हमको पैसा नहीं देते हैं। तो लगभग 5% 10% हमें उम्मीद बिजनेस में होती है कि हमारा पैसा डूबेगा। हमको कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमको ऑलरेडी पता होता है कि ये हमको पैसा रिटर्न नहीं करने वाले हैं, तो उन लोगों के बारे में हमने प्रोविजन पहले से ही हमको बनाना होता है। उसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउट एंड डाउटफुल डेट्स। मतलब डेटर्स के ऊपर हमको प्रोविजन, एक लॉस लेके चलना पड़ता है कि लगभग हर साल मेरा 5% 10% पैसे का नुकसान हो जाता है। ये किस कॉन्सेप्ट, ये बात कौन सी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म। ये कॉन्सेप्ट ही बताता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के बारे में आज ही रिकॉर्ड करना आप स्टार्ट कर दीजिए। तीसरा एग्जांपल है कोर्ट केस। मान लीजिए आपका कोर्ट में केस चल रहा है, या आपको पता है कि हर साल कोई ना कोई केस आपके अगेंस्ट होता ही रहता है, लॉस आपको भरना ही पड़ता है। तो आप क्या करोगे? कुछ पैसा पहले से जमा करना स्टार्ट कर दोगे, या लगा लीजिए कि पहले से इसकी बिजनेस में रिकॉर्डिंग भी कर लोगे कि हमारा हो सकता है कि 2 महीने के बाद मैं केस हार जाऊं और मुझे इतना पैसा भरना पड़ सकता है। तो वो लॉस भी आप आज की डेट में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की। ये प्रिंसिपल क्या है? कॉस्ट प्रिंसिपल, या इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस में हमारी जो भी प्रॉपर्टी हम एक्वायर करते हैं उसको हमको
उसी प्राइस के अकॉर्डिंग ही शो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी, कितने की? 20 लाख रुपए की मान ले आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी 10 साल तक यूज होने वाली है। कितने साल तक? 10 साल। तो आपको 10 साल उस प्रॉपर्टी को इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग दिखाना है, इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग दिखाना है। किस वैल्यू के अकॉर्डिंग? 20 लाख के अकॉर्डिंग। पर ये प्रिंसिपल ये नहीं कहता है कि आपको हर साल 20 लाख ही दिखाना है। आपने 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, तो क्या आपको लगता है कि 5 साल के बाद और 10 साल के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू फिर भी उतनी रह सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आप घर में कोई एक कार खरीद के लाते हो, 10 लाख की कार खरीदी, 2 महीने के बाद भी अगर आप उस कार को बेचने के लिए अगर मार्केट में चले जाओ, तब भी उस 10 लाख रुपए की जो कार को जो आपने खरीदा है उसको कोई भी 10 लाख रुपए में भी नहीं लेगा। 1 लाख 1.5 लाख रुपए कम होने के बाद ही आपको वो कार बेचने को हो सकती है कि आपको दे दे। मतलब 10 लाख रुपए की कार 2 महीने के बाद भी अगर आप बेचो तो कितना रुपया मिलेगा आपको? 8, 8.5 लाख रुपए या 9 लाख रुपए। तो क्या बिजनेस में पॉसिबल है क्या कि हर साल मैं एक प्रॉपर्टी को 20 लाख रुपए में खरीदूं? पहले मैंने एक प्रॉपर्टी को 20 लाख रुपए में खरीदा, मेरे को पता है कि वो प्रॉपर्टी 10 साल तक यूज करने वाला हूं, हर साल मैं उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख की दिखाता जाऊं कि आज भी 20 लाख की है, कल भी 20 लाख की है, परसों भी 20 लाख की है। नॉट पॉसिबल। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको हर साल इसकी वैल्यू एक सिस्टमेटिक तरीके से कम करके भी दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले साल तो 20 लाख की वो प्रॉपर्टी खरीदी, पहले साल आप उसको 20 लाख की दिखा दो। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पहले साल उसको 20 लाख की दिखा दो, दूसरे साल आप 1 लाख और कम करके दिखा दो, तीसरे साल आप 1 लाख और कम कर दो, चौथे साल आप 1 लाख रुपए और कम कर दो। आपको धीरे धीरे इस प्रॉपर्टी के ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगाना ही पड़ेगा। मतलब आप जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, इसकी वैल्यू कम कर रहे हो, वो इसकी हिस्ट्री के बेस पे हो रहा है। किसकी बेस पे हो रहा है? हिस्ट्री। इस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री क्या है? 20 लाख। तो हमको इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करना है? अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर किए हुए, खरीदे हुए रेट के हिसाब से हिस्ट्री के बिहाफ पर दिखाना होता है। पर यह प्रिंसिपल ये भी कहता है कि हमको उस प्रॉपर्टी के ऊपर हर साल लगातार डेप्रिसिएशन भी लगाना है, उसकी वैल्यू हमको कम करके दिखानी है। यह प्रिंसिपल एक बात और कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमको बहुत ध्यान से सुननी है। यह प्रॉपर्टी मैंने कितने की खरीदी? 20 लाख की। 3 साल के बाद यह प्रॉपर्टी कितने की शो हो रही है? मान लो 18 लाख की। 18 लाख की प्रॉपर्टी का मान लो मैं मार्केट में जाकर वैल्यू पता करता हूं, मेरे को पता चलती है कि 18 लाख की प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर आज 30 लाख की बिकने के लिए तैयार है। कितने में बेचने के लिए तैयार है? कितने में बिकने के लिए तैयार है? 30 लाख में। फिर भी आपको इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी कितने में शो करनी है? 18 लाख में शो कर सकते हो आप, 30 लाख रुपए आप शो नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये प्रिंसिपल कहता यही है कि हमको मार्केट वैल्यू को इग्नोर करना है। कौन सा रेट लिखना है? हिस्ट्री के बिहाफ पर। हिस्ट्री हमारी क्या चल रही है? 20 लाख के अकॉर्डिंग। 20 लाख के अकॉर्डिंग आज हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू, हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग, हमारी अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू कितनी है? 18 लाख। मार्केट की वैल्यू भले चाहे कुछ भी हो, आपको उसको इग्नोर करना है, आपको सिर्फ अपनी हिस्ट्री को फॉलो करना है। दैट इज गेटिंग दैट। दिस इज द हिस्ट्रिकल और कॉस्ट प्रिंसिपल। वेरी सिंपल। अगला प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल के नाम से देखो क्या लिखा हुआ है? मैच करना। अपने को क्या करना है? ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको अपने बिजनेस की एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट को पता करना है, तो नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए अपने को 2 चीज चाहिए होती है। पहली तो बात होती है रेवेन्यू, मतलब अपने पास सारा का सारा अमाउंट कितना आया, या अमाउंट हो सकता है कि ना भी आया हो, पर अल्टीमेटली हमारे पास कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई उस टाइम पीरियड के अंदर। उसी टाइम पीरियड के अंदर का हमको क्या चेक करना है? कॉस्ट, खर्चा। इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कितना खर्चा हुआ। मान लो मैंने 20 लाख रुपए की गुड्स सेल की, मान लो मैंने 20 लाख रुपए का माल बेचा। ये 20 लाख रुपए माल को बनाने के ऊपर कुछ खर्चा भी तो आया होगा, वो खर्चा मान लो आया 15 लाख। तो हमको ये प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कि आपका जिस टाइम पीरियड का रेवेन्यू है ना, उसी टाइम पीरियड की रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितना खर्चा आया है उसके बारे में भी पता कर लो।
ताकि आप उनका आपस में मैचिंग कर पाओ, कंपैरिजन कर पाओ। मैचिंग करने के बाद आपको अपने बिजनेस के प्रॉफिट का पता लग पाएगा। आपको क्या लग रहा है, 20 लाख आपके पास आए, खर्चा कितना किया, 15 लाख, कितना प्रॉफिट हो गया, 5 लाख का प्रॉफिट आपका हो गया। तो 5 लाख के प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या मैच कराया, रेवेन्यू। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए खर्चा आपने पता किया उस टाइम पीरियड का। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है, रेवेन्यू और कॉस्ट को हमको मैच कराना है, सो सिंपल। फिर नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है दैट इज द ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को हम बोलते हैं द्विपहलू अवधारणा। ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो बिजनेस में कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो बिजनेस में कम से कम कितने अकाउंट इफेक्ट होते हैं, 2 अकाउंट इफेक्ट होते ही हैं। आपको क्या करना होता है, एक अकाउंट को अगर डेबिट करना होता है तो दूसरे अकाउंट को हमको क्या करना होता है, क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा आपको। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये डेबिट क्रेडिट का पंगा आपको पीछे वाली कुछ वीडियोस में मैंने आपको समझाया है, पर फिर भी कोई बात नहीं, अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा तो इट्स ओके, आप कुछ नेक्स्ट कुछ वीडियोस में ये टॉपिक समझ जाएंगे। इट्स सो सिंपल टॉपिक। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, बिजनेस में कोई भी एक ट्रांजैक्शन होगी, लेन देन होगा, तो एक अकाउंट डेबिट होगा तो एक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेस है, इस बिजनेस में मान लो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी थी, 10 लाख की क्या पड़ी थी, प्रॉपर्टी पड़ी थी। आपने इस 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को मान लो बेच दिया, तो इस एक लेन देन की वजह से, इस प्रॉपर्टी को बेचने की वजह से देखो 2 बातें इफेक्ट होने वाली हैं, 2 अकाउंट इफेक्ट होने वाले हैं। पहली बात तो मान लो ये मशीन थी, अब 10 लाख रुपए की मान लो आपने मशीन सेल की है। अब मशीन को सेल करोगे तो बिजनेस से तो मशीन चली गई, मतलब मशीन में से आपको क्या करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए माइनस करना पड़ेगा। मशीन का अकाउंट आपको 10 लाख रुपए से क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब 10 लाख रुपए की मशीन बेची है तो आपके पास क्या आया होगा, बिजनेस के अंदर कैश आया होगा। तो अल्टीमेटली कैश के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कैश में क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो देखो ट्रांजैक्शन एक हुई थी, मैंने मशीन बेची कितने में, 10 लाख की। एक ट्रांजैक्शन, अकाउंट कितने इफेक्ट हो गए, 2। पहला अकाउंट मशीन, माइनस हो गया मशीन 10 लाख रुपए से। दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ, कैश का, 10 लाख रुपए मेरे बिजनेस में आ गए। बिजनेस की नजर से देखें तो 2 अकाउंट इफेक्ट हो चुके हैं, पहला मशीन का और दूसरा कैश का। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि बिजनेस में जब भी ट्रांजैक्शन होगी तो कम से कम 2 अकाउंट हमारे हर हालत में इफेक्ट होने ही वाले हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम अपने अकाउंट्स के अंदर काम करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, जब भी एक अकाउंटेंट काम करता रहता है तो लास्ट में जब हमारी बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमको एग्जैक्टली एक पोजीशन फाइंड आउट होती है। और जब बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट की दोनों जो साइड होती है ना वो इक्वल आती है। कौन सी साइड होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स मान लो 50 लाख की है, एसेट्स मान लो 50 लाख की हैं, तो हो सकता है कि बिजनेस की लायबिलिटीज 30 लाख की हो और हो सकता है कि उसकी कैपिटल 20 लाख हो। तो 30 लाख की लायबिलिटीज, 20 लाख की कैपिटल, दोनों को ऐड कर दे तो बिजनेस की एसेट्स क्या हो गई, 50 लाख। ये ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की एक कोटेशन है या कह लो कि एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बिजनेस में हमेशा ये पोजीशन बनी रहती है, क्या, एसेट्स हमेशा ही बराबर होती हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। मैं आपको फिर से ये चारों प्रिंसिपल रिपीट कर देता हूं। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस में फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के बारे में आपको आज ही रिकॉर्ड कर लेना है, पर फ्यूचर के प्रॉफिट के बारे में अगर आपको आज पता है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। दूसरी बात, कॉस्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा था, ये प्रिंसिपल बोल रहा था कि जितनी भी बिजनेस में आप प्रॉपर्टी लेकर आते हो तो उसको हिस्ट्री के बिहाफ पर आप दिखाते रहते हो। बिजनेस के अंदर प्रॉपर्टी की अगर कोई वैल्यू, मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो आपको मार्केट वैल्यू को इग्नोर करना होता है, सिर्फ हिस्ट्री के बिहाफ पर ही उसको लिखना होता है। हिस्ट्री के बिहाफ पर ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना होता है। फॉलो द हिस्ट्री, दैट्स इट। तीसरा प्रिंसिपल मैचिंग का। अगर आपको अच्छे से नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं तो क्या करना है, आपको रेवेन्यू और उसी टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट के कंपैरिजन को कराना होगा,
तभी आप अपने बिजनेस की एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट कर पाओगे। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या बोला? ये बोला कि बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होने वाले हैं, कम से कम 2, एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। इसी प्रिंसिपल की वजह से एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? एसेट्स हमेशा इक्वल रहती हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है और ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।